नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट 4, जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर मैं आपसे सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करूंगी। मुख्यतः हम कह सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, पूरे सिलेबस को रिवाइज कर रहे हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो अगर आपने इसके पहले के टेस्ट को नहीं देखा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो आप प्लीज जाके उन टेस्ट को भी एक बार जरूर देखिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हैं आपके परीक्षा के लिए उसको हम इन पूरे मॉक टेस्ट में डिस्कस करेंगे। और अभी आपके पास टाइम है तो हम हर एक प्रश्न में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बन सकते हैं उस प्रश्न से रिलेटेड वो भी हम वहां पर रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो हमारा फोकस किस पर है? रिवीजन पर है कि मैक्सिमम रिवीजन हम करवाएं आपको इन मॉक टेस्ट के थ्रू। तो प्लीज क्लास आप पहले के भी मॉक टेस्ट जरूर देखिए, क्योंकि वहां पर भी मैंने बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है। आप लोगों के कहने पर मैंने इकोनॉमी के भी पोर्शन को कवर किया है, आप उसको एक बार जरूर देखिए। और अगर आपको कहीं पर भी डाउट होता है तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में मैम को बताएंगे कि मैम मुझे इस क्वेश्चन में यहाँ परेशानी है, तो हम उस प्रश्न को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी कर लेंगे। साथ ही साथ एक सजेशन मैं आपको और देना चाहूंगी कि आप लोग अपने पास एक नोटबुक रखिए, ठीक है, और उसमें मॉक टेस्ट के लिए सेपरेट नोटबुक बना लीजिए क्लास। देखिए, लिखना बहुत जरूरी है। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो बहुत ढेर सारे स्क्रीनशॉट हो जाते हैं और सही से रिवीजन भी नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप एक सेपरेट नोटबुक रखोगे मॉक टेस्ट के लिए तो आप क्या कर सकते हो, वहां पर लिख सकते हो ना, मैंने मॉक टेस्ट 3 किया था, उसमें मुझे इस पॉइंट पे डाउट हो रहा था या ये पॉइंट मुझे याद नहीं था, तो मुझे फिर से रिवाइज करना है। तो आप लोग नोट डाउन करते रहिए सारे पॉइंट, और जैसे ही आपकी परीक्षा आएगी रिवीजन स्टार्ट कर दीजिएगा। उस समय एग्जाम के समय मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगी कि मेरे मॉक टेस्ट के प्लेलिस्ट पे जाओ और सारे मॉक टेस्ट को रिवाइज करो। उस समय मैं आपसे क्या कहूंगी कि अपनी नोटबुक उठाओ और आज तक जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन किया है आपने, आप उन पॉइंट्स को रिवाइज करो। तो क्या करिए क्लास, एक नोटबुक जरूर लेके बैठिए। आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे वो सोचते होंगे आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, तो नहीं, आज ही करिए ये काम। नोटबुक लीजिए, पॉइंट्स को नोट डाउन करिए और थोड़ा सा सेल्फ स्टडी भी करिए। ठीक है, जैसे फर्स्ट मॉक टेस्ट में मैंने आपको अफ्रीका के मैप को थोड़ा सा डिस्कस किया था आप लोगों से, तो मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिए थे, जो कि आप में से मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स ने किया होगा, कुछ ने नहीं किया होगा। तो मैं आज के क्लास में उसको भी एक बार रिवाइज करा दूंगी आपको। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, इस मॉक टेस्ट को देखिएगा, ठीक है। और जो भी परेशानी होगी तो आप क्या करेंगे, मैम को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट का समय मैं लूंगी आप लोगों का, और आपको 2 कोर्सेज के बारे में बताना चाह रही हूं मैं। एक कोर्स है जो कि फाउंडेशन कोर्स है यूपीपीसीएस 2025 के लिए। इस फाउंडेशन कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस दोनों कवर किया जाएगा, एंटायर सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर हिंदी पेपर, ऐसे पेपर सब इसमें इंक्लूडेड है। साथ ही साथ इंटरव्यू के लिए भी आपको गाइडेंस मिलेगी हमारे इंस्टीट्यूट से, और किस तरीके से आपको आंसर्स लिखना है मींस का, ये भी आपको बताया जाएगा। तो अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर मन में कोई संदेह है, कोई क्वेरी है, तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा और जो भी आपके डाउट होंगे उसको डिस्कस कर लीजिएगा क्लास। इतने में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए एक और कोर्स मैं आप लोगों को ये बता दूं, यहाँ पर हमने एक नया कोर्स लेकर आए हैं हम लोग, जिसमें कि हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस आपकी कराएंगे। ये जो कोर्स है वो यूपीपीसीएस 2024 के लिए है मुख्यतः, लेकिन आप 2025 के मेंस की तैयारी अगर कर रहे हैं, ठीक है, और आप थोड़ा स्मार्टली पढ़ रहे हैं तो आप भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट एक गलती करते हैं, वो सोचते हैं जब प्रीलिम्स निकलेगा तब मेंस की तैयारी करेंगे। तो मैं हमेशा कहती हूँ इनकी, जो स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि जब प्रीलिम्स निकलेगा तब मेंस की तैयारी करेंगे, तो उनमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, उनकी जो योजना है 1 वर्षीय योजना, वो 5 वर्षीय योजना में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि प्रीलिम्स निकलेगा तब फिर समय कम बचेगा, तो आप सिलेबस पढ़ोगे कि राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, तो राइटिंग प्रैक्टिस तो आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है।
लेकिन मैं कह रही हूँ रोज 10-10, 12-12 प्रश्न नहीं लिख रहे हो, एक से स्टार्ट करो, 2 से स्टार्ट करो, स्टार्ट तो करो, इनिशिएट तो करो लिखना, तभी आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से लिख रहे हो। तो क्लास ये जो कोर्स है इसमें हम लोग आपको मॉडल आंसर भी प्रोवाइड करेंगे, 5 प्रश्नों का हम लोग मॉडल आंसर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। 5 प्रश्न हम आप लोगों को लिखने के लिए देंगे डेली, और वो आंसर्स आपके चेक किए जाएंगे और हमारे फैकल्टी द्वारा आपको फीडबैक दिया जाएगा कि आप क्या क्या और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या क्या पॉइंट आप और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो यहाँ पर ये नंबर दिया गया है, इस पर आप कांटेक्ट करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो इस पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। चलिए अब आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का एक बहुत ही आसान प्रश्न मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ। क्या दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है आपको, किम्बरले हीरा खनन के लिए फेमस है और डोनबास जो है वो कोयला खनन के लिए फेमस है। तो चलिए बताइए क्लास, यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा। आसान प्रश्न है ना, आज मैंने सोचा एक आसान प्रश्न के साथ स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस प्रश्न के साथ हम लोग बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे, उसके लिए तैयार रहिएगा अपनी नोटबुक और पेन के साथ। तो किम्बरले जो है वो हीरा खनन के लिए फेमस है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। डोनबास भी कोयला खनन के लिए फेमस है, और यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी, बोथ आर राइट। अब क्लास यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर हम किम्बरले की बात करें तो ये साउथ अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में है, याद रखिएगा, और केप, उत्तरी केप प्रांत की राजधानी भी है ये, ठीक है। और ये जो है वो आपके हीरे खनन के लिए फेमस है। यूक्रेन में डोनबास क्षेत्र जो है वो एंथ्रासाइट कोयले के लिए फेमस है। मैंने आपसे मॉक टेस्ट जब डिस्कस किया था तो मैंने आपको टाइप ऑफ कोल्स के बारे में बताया था, जिसमें मैंने एंथ्रासाइट के बारे में बताया था आपको, ठीक है, ब्यूटिमिनस के बारे में बताया था, याद है, और लिग्नाइट के बारे में बताया था, और पीट के बारे में बताया था। और मैंने आपको ये बताया था कोयले की जो बेस्ट क्वालिटी होती है वो एंथ्रासाइट होती है, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है। अगर हम भारत के कंटेक्स्ट में देखें कि कभी प्रश्न में आपसे पूछे कि भारत में एंथ्रासाइट कोयला कहाँ मिलता है, कहाँ पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, थोड़ी ही मात्रा में, कम मात्रा में हमें जम्मू कश्मीर रीजन में एंथ्रासाइट कोयला मिल जाता है। मुख्यतः हम देखेंगे तो हमारे भारत में बिटुमिनस कोल मिलता है और लिग्नाइट कोल भी साउथ में मिल जाता है, ठीक है। मुख्यतः ये दो कोल पाए जाते हैं। भारत में किस क्षेत्र में कोयला मिलता है हमें, तो गोंडवाना क्षेत्र में। परीक्षा में कई बार पूछा है, याद रखिएगा। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। पूछा जाता है ना कि अगर हम धारवाड़ क्षेत्र की बात करें तो वहां पर मुख्यतः हमें खनिज की प्राप्ति होती है, मिनरल्स की प्राप्ति होती है। कोयले की बात अगर हम करें तो कोयला हमें मुख्यतः गोंडवाना क्षेत्र से मिलता है। ये भी चीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये कोयले के टाइप्स नोट डाउन कर लीजिएगा। और एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी है और सबसे लीस्ट क्वालिटी जो है वो पीट की है, ये भी याद रखना है। चलिए इतने पॉइंट्स आप लोगों को मैंने रिवाइज करा दिए। अब मॉक टेस्ट 1 में मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, किन किन को याद है, आप में से बहुत कम स्टूडेंट्स को याद होगा, मुझे ऐसा लगता है। उसमें मैंने आपसे क्या कहा था कि प्राइम मेरिडियन की बात मैंने आपको बताई थी। तो ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूड है ना, तो जो प्राइम मेरिडियन है, मैंने आपसे पूछा था कि आपको मुझे बताना है कि अफ्रीका के किन किन कंट्री से प्राइम मेरिडियन गुजरती है। ये होमवर्क मैंने आपको दिया था और मैंने आपको बताया था अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है, जिसको कि हम विषुवत रेखा कहते हैं, फिर उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, और बताइए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी यहीं से पास होती है, मकर रेखा भी। तो ये एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से 0 डिग्री इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सब पास होते हैं, यहाँ तक कि प्राइम मेरिडियन भी पास होती है। अब इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम के लिए, हमने देखा इस साल यूपीपीसीएस में नहीं पूछा गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या कैंसर से क्वेश्चन, लेकिन कई बार पूछा भी गया है, तो हमको तैयारी तो करके रखनी है ना।
ऐसा तो है नहीं कि इस बार नहीं पूछा गया तो कभी नहीं पूछा जाएगा। तो क्या करिए, चलिए रिवाइज करिए मेरे साथ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं और प्राइम मेरिडियन की बात अभी कर रहे हैं। ये अल्जीरिया से पास होता है, ठीक है, माली से पास होता है, ठीक है, बुर्किना फासो से, यहाँ पे टोगो दिखेगा और यहाँ पर घाना से। याद रहेगा 0 डिग्री की हम बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं। ये अल्जीरिया से, माली से, बुर्किना फासो से, घाना से और टोगो से पास हो रहा है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, आप याद रख सकते हैं। तुम फंस गए बबलू, तुम फंस गए बबलू, ठीक है, ठीक है क्लास, ये लिख लीजिए। अब प्राइम मेरिडियन को हम बताने जा रहे हैं आपको कि प्राइम मेरिडियन किन किन कंट्रीज से पास होती हैं। तो आप लिखिए तुम फंस गए बबलू, फिर मैं आपको बताती हूँ एक जगह साइड में प्रिंट, तुम फंस गए बबलू। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम टी की बात करेंगे तो हम टोगो की बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। जब हम यू की बात करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड किंगडम, हम यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर जब हम एम की बात करेंगे तो हम माली की बात कर रहे हैं। तो टोगो और माली तो आपको यहीं पर दिख रहा है, ये रहा टोगो और ये रहा अफ्रीका के मैप में माली, ठीक है। फिर इसके बाद जब हम एफ की बात करेंगे तो यहां पर लिखिए फ्रांस, अल्जीरिया और स्पेन। लिखिए क्लास, थोड़ा स्पेस कम है तो मैं आपको बता रही हूं। यहां पर लिखिए फ्रांस, अल्जीरिया और स्पेन। फर्स्ट मतलब फ्रांस, अल्जीरिया और स्पेन। यहां पर टोगो, यूनाइटेड किंगडम और माली। अब बचा गए, गए मतलब क्या है? घाना, ठीक है। और बबलू से आपको याद रखना है बुर्किनो फासो, याद रहेगा, जो कि घाना और यहां पर देख लीजिए बुर्किना फासो यहीं पर दिया गया है। तो अब अगर आपको याद है कि तुम फंस गए बबलू, तो आपको याद रहेगा प्राइम मेरिडियन कहां कहां से पास हो रही है। टी से टोगो, यू से यूनाइटेड किंगडम, एम से माली, ठीक है, एफ ए एस फर्स्ट से फ्रांस, ए से अल्जीरिया, एस से स्पेन, ठीक है, जी से घाना, ठीक है, और बी से बुर्किना फासो। याद हो गया प्राइम मेरिडियन कहां कहां से फंस रही है। तो आज क्लास में आप क्या करोगे? इसको याद करोगे, ठीक है क्लास, डन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देख लेते हैं, जल्दी से देखेंगे, बिल्कुल मत परेशान होइए। और अगर एक बार में नहीं याद होता है तो भी नहीं परेशान होना है, किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं होना है। मैं यहाँ पर आपको ये बताने के लिए नहीं आई हूँ कि आपको क्या चीज नहीं आती है। मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को सारी चीजें याद करा सकूं, उनको एग्जामिनेशन तक सब चीज पढ़ा डालूं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक स्टेप रोज आगे बढ़ेंगे। ये नहीं कि छलांग मार देंगे आज ही पूरा पेपर डिस्कस करेंगे, नहीं, थोड़ा थोड़ा रोज रिवाइज करेंगे। अब यहाँ पर क्लास सुन लीजिए, याद मत करिएगा, मैं आपको अगले क्लास में याद करा दूंगी। आज बस सुनिएगा ध्यान से, नोट डाउन भी कर लीजिएगा। 0 डिग्री की जब हम बात करते हैं, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि जो अफ्रीका है वो एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर भी गुजरता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरता है। तो इस स्लाइड में अभी तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिख रहा है और इक्वेटर दिख रहा है, ठीक है। इक्वेटर में एक चीज आज आप याद रखिएगा, यहाँ पर आपको कॉन्गो दिख रहा होगा, ठीक है, कॉन्गो, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये कौन सा है, ये जो लेक है वो कौन सा लेक है, जल्दी बताओ। विक्टोरिया लेक है, जल्दी से रिवाइज कर लो, विक्टोरिया लेक है ना क्लास। और मैंने आपको बताया था विक्टोरिया लेक को कट कर रहा है, कौन कट कर रहा है? 0 डिग्री इक्वेटर कट कर रहा है, विषुवत रेखा जो है वो विक्टोरिया लेक को कट कर रहा है। कट से क्या है? तो विक्टोरिया लेक किन किन कंट्रीज के द्वारा सराउंडेड है? केन्या द्वारा, युगांडा द्वारा और बताइए तंजानिया द्वारा। अब कभी भूलेगा? नहीं भूलेगा ना। और अगर हम 0 डिग्री की बात करें, विषुवत रेखा की बात करें,
तो वो किस रिवर को 2 बार कट करता है? कॉन्गो जायरे को। डर याद रहेगा, ये याद रहेगा आपको ना। ये पूछता है विक्टोरिया वाला, तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ देखिए ये युगांडा है, ये क्या है? ये केनिया है, और इधर आपका तंजानिया है। याद रखिएगा क्लास, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है। इसी तरीके से कॉन्गो जायरे को 2 बार काटती है इक्वेटर, ठीक है। और अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे, मकर रेखा की बात करेंगे, तो ये किस नदी को 2 बार काटती है? लिम्पोपो को। यहाँ पर देख लीजिए, अभी मैं आपको फिजिकल मैप में दिखाती हूँ, वहां पर आपको ज्यादा अच्छे से दिखेगा। तो क्लास फिजिकल मैप देखिए, मैंने आपके लिए जानबूझकर मैं बड़ा मैप लेके आई हूँ, छोटा मैप लेके आई हूँ, जूम करके लेके आई हूँ, ताकि मेरे स्टूडेंट्स को थोड़ा क्लियरली चीजें दिखे। तो यहाँ पर मैंने आपसे किसकी बात की थी? विक्टोरिया लेक की बात की थी। ये रहा विक्टोरिया लेक, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, क्या है? विषुवत रेखा है, इक्वेटर है, ठीक है। ये 0 डिग्री है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये 23.5 डिग्री साउथ है, मकर रेखा है, सॉरी हाँ मकर है, कर्क ऊपर है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है क्लास, कोई दिक्कत? यहाँ पर आपको एक नदी दिखेगी, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी को ये 2 बार काट रही है, क्लियर। यहाँ पर इक्वेटर की जब हम बात करेंगे, तो ये कॉन्गो नदी को, जिसको कि जायरे नदी भी हम कहते हैं, उसको 2 बार काट रही है। तो दोनों चीज याद रखिएगा, लिम्पोपो नदी को 2 बार कौन काट रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, ठीक है। और कॉन्गो नदी को विषुवत रेखा, इक्वेटर जो है, वो 2 बार काट रहा है। अब यहाँ पर अगर हम जाएंगे 23.5 डिग्री किधर? नॉर्थ में, तो आपको क्या दिखेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिख रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ना क्लास। तो ये भी याद रखिएगा। इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो मैंने आपको बता दिया अभी के लिए। और यहाँ पर तो मैंने आपको कितनी बार बताया है किस नदी के बारे में? बताइए जल्दी से। मैंने आपको नाइल रिवर के बारे में बताया है ना। तो देखिए हमने कितने रिवर्स अभी डिस्कस किए। एक नाइल रिवर हम डिस्कस कर लेते हैं, एक लिम्पोपो, लिम्पोपो याद रखिएगा, और तीसरा क्या है? जल्दी से बताओ। कॉन्गो है, ठीक है क्लास। कॉन्गो किसके द्वारा कट की जा रही है? 0 डिग्री द्वारा, इक्वेटर द्वारा। लिम्पोपो की बात करेंगे तो 23.5 डिग्री साउथ में, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न द्वारा, नोट डाउन कर लीजिए। और नाइल रिवर की बात हम करेंगे, तो यहाँ पर मैंने आपसे बात की थी ब्लू नाइल की, और किसकी बात की थी? व्हाइट नाइल की। याद है क्लास? मैं आप लोगों को रटवाने के लिए यहाँ पर हूँ, सुन लीजिए। व्हाइट नाइल की अगर हम बात करेंगे, तो वो कहां से निकल रही थी? जल्दी बताओ। विक्टोरिया से, विक्टोरिया लेक से ना। और विक्टोरिया लेक के बारे में मैंने आपको क्या बताया? इसको कट कर रहा है, कौन कट कर रहा है? इक्वेटर कट कर रहा है। तो केनिया, युगांडा, तंजानिया हो गया। डन, मान के चलो, ठीक है। ब्लू नाइल की बात जब हम करेंगे, नीली नाइल की, तो ये कहां से निकल रही है क्लास? लेक ताना से। कहां से? लेक ताना से। अभी मैं आपको दिखा देती हूं मैप में। और ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल कहां जाके मिल रही है? ब्लू प्लस व्हाइट नाइल जो है, वो कहां पर जाके मिल रही है? वो मिल रही है खार्तूम में, याद रखिएगा, ठीक है क्लास। इतना याद रखोगे? चलो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है वो तो आपका विक्टोरिया हो गया, ठीक है। और अगर आप इधर आएंगे, ये छोटा सा, ठीक है, इथोपियन वाले इधर वाले रीजन में, तो ये आपको लेक ताना मिल जाएगा। अभी मैं आपको इसको भी जूम करके एक बार दिखा देती हूँ। नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करते हुए चलिए। देखिए ये क्या है? ये लेक ताना है, दिख रहा है क्लास, ठीक है। लेक ताना से अगर हम देखेंगे, तो ये आपकी ब्लू नाइल निकल रही है, दिख रहा है ब्लू नाइल। और विक्टोरिया की अगर हम बात करेंगे, लेक विक्टोरिया की, तो याद रखिएगा लेक विक्टोरिया से कौन निकल रहा है? यहाँ पर आपका व्हाइट नाइल आ रही है, और वो ब्लू नाइल के साथ मिल रही है खार्तूम में। याद रहेगा? बताओ, याद रहेगा? मैं मान के चल रही हूं मेरे स्टूडेंट्स को याद रहेगा। अब क्लास थोड़ा सा ध्यान और दीजिएगा, एक बार सुन लीजिए। आने वाले टेस्ट में फिर अफ्रीका को डिस्कस करेंगे, तो इन पॉइंट्स को मैं फिर रिवाइज कराऊंगी आपको। बस थोड़ा सा मेमोरी में अपने रखते
चलिए रिवीजन आपका बराबर कराया जाएगा, उसकी चिंता नहीं करेंगे। यहाँ पर हमने लेक विक्टोरिया देख लिया, इधर लेक ताना देख लिया। अब थोड़ा सा इधर आप देख लीजिए लेक रुडोल्फ है, ठीक है, लेक रुडोल्फ है। इधर कौन सा है, इधर लेक एल्बर्ट है, ठीक है, इधर रुडोल्फ है, रुडोल्फ है, इधर लेक एल्बर्ट है, इधर लेक विक्टोरिया है और ऊपर आपको लेक ताना मिल रहा है। और इधर एक और लेक, ये क्या है, टांगानिका लेक है। क्योंकि हमने देखा है कई बार परीक्षा में पूछा गया है, जैसे आपसे पूछा गया था कि सुपीरियर लेक, ठीक है, और वो उधर हुरॉन लेक, एरी लेक, ओंटारियो लेक को आपको लगाना था नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो हो सकता है यहाँ पर भी जो अगल बगल वाले लेक है उनके बारे में पूछ लिया जाए। तो आप याद रखिएगा प्लीज कि लेक ताना सबसे ऊपर है, ठीक है, और लेक ताना से कौन सी रिवर निकल रही है, ब्लू नाइल, परीक्षा में पूछा गया है। विक्टोरिया लेक जिसको कि कौन कट कर रहा है, जल्दी से बताओ, यहाँ पर विक्टोरिया लेक जिसको कि कौन कट कर रहा है, विषुवत रेखा 0 डिग्री इक्वेटर इसको कट कर रही है, याद रहेगा। फिर लेक एल्बर्ट आपको यहाँ दिख रहा है, लेक रुडोल्फ इधर दिख रहा है और लेक टांगानिका इधर दिख रहा है। तो ताना, एल्बर्ट, रुडोल्फ, विक्टोरिया और टांगानिका, ठीक है, याद रहेगा। याद रखिए क्लास, ताना, ठीक है, एल्बर्ट, रुडोल्फ, विक्टोरिया और टांगानिका, ये आपको याद रखना है, सीक्वेंस याद रखिएगा। इतना हो गया। यहाँ पर हमें कॉन्गो रिवर दिख रही है जिसको कि हम जायरे नाम से भी जानते हैं, और मैंने आपको क्या बताया है, कॉन्गो रिवर को कौन 2 बार कट कर रहा है, 0 डिग्री, ठीक है, मतलब विषुवत रेखा इक्वेटर, कॉन्गो रिवर जिसको कि जायरे रिवर भी हम कहते हैं, इसको 2 बार कट कर रही है। साथ ही साथ एक पॉइंट और नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पर लिविंगस्टोन फॉल है किस पर, कॉन्गो रिवर पर, ये परीक्षा में पूछा गया है। लिविंगस्टोन फॉल जो है वो किस नदी पर है, वो कॉन्गो नदी पर है। बस बस इतना इतना क्लियर हो गया कि मैं एक बार और रिवाइज करा दूं। देखिए क्लास, हो सकता है थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि मैम आप बहुत ज्यादा डिटेल में चीजों को पढ़ा रही हैं, लेकिन अब आपको पढ़ने की आवश्यकता भी है, परीक्षा में प्रश्न बन भी रहे हैं ऐसे। तो अभी आपके पास समय है, इसीलिए मैं हर प्रश्न में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेती हूँ, और यही पॉइंट्स हम लोग कई क्लास में रिवाइज करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। आप बिल्कुल मत परेशान होइए, बस अभी समझने का प्रयास करिए। तो जब भी आप अफ्रीका का मैप देखेंगे तो सबसे पहले अपने एटलस को उठाइएगा और देखिएगा अफ्रीका में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन किन किन कंट्रीज से पास हो रहा है। आपने अफ्रीका लिखा ऊपर और लिख लिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से, प्राइम मेरिडियन यहाँ से और इक्वेटर यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है। फिर आप एक चीज देखेंगे कि जो रिवर है उसमें हमें देखना है लिम्पोपो नदी जो है, ठीक है, लिम्पोपो नदी को कौन काट रहा है 2 बार, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, याद रखिएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है 23.5 डिग्री साउथ, जिसको कि हम क्या कहते हैं, हम मकर रेखा कहते हैं, वो किसको काट रही है, लिम्पोपो नदी को, ठीक है। कॉन्गो जिसको कि हम जायरे रिवर भी कह रहे हैं, इस पे कौन सा फॉल है आपका, लिविंगस्टोन फॉल है, याद रखिएगा। यहाँ पर एक मिनट, हाँ लिविंगस्टोन फॉल है, स्लाइड चेंज करूं मैं तो ज्यादा जूम में आपको दिखेगा। लिविंगस्टोन फॉल है, ये आपको याद रहेगा। इसको विषुवत रेखा 0 डिग्री जो है, विषुवत रेखा इक्वेटर 2 बार काट रही है कॉन्गो रिवर को, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर आप लेक विक्टोरिया देखेंगे तो लेक विक्टोरिया से कौन सी रिवर निकल रही है, विक्टोरिया है तो बोरी है तो व्हाइट नाइल यहाँ से निकल रही है, लेक ताना से ब्लू नाइल निकल रही है, दोनों जाकर कहाँ मिल रहे हैं, खार्तूम में जाकर मिल रही हैं। तो लेक ताना, लेक विक्टोरिया हो गया इधर, डन। फिर बीच में आप देख लीजिए, इधर लेक एल्बर्ट है, इधर रुडोल्फ है, इधर लेक टांगानिका है, क्लियर, क्लियर ना क्लास। तो चलो फिर और पॉइंट्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ये मैप वाले क्वेश्चंस तो मैं आपको पढ़ा दूंगी। ये देख लीजिए लिम्पोपो नदी, और इधर ही आपको कालाहारी डेजर्ट और नाम्बिब डेजर्ट भी मिल रहा है। तो देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है ना, वो नाम्बिब डेजर्ट और कालाहारी डेजर्ट से भी पास हो रहा है, दिख रहा है ना, इधर कालाहारी डेजर्ट है, इधर नाम्बिब डेजर्ट है।
ये कौन सी रिवर है? ये कॉन्गो रिवर है, जिसको कि हम जायरे रिवर भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये कौन सा लेक है? ये लेक विक्टोरिया है। लेक विक्टोरिया के जस्ट ऊपर कौन सा लेक है? एल्बर्ट है। अरे विक्टोरिया को एल्बर्ट की आवश्यकता होगी ना, तो एल्बर्ट थोड़ा लंबा है तो ऊपर है, विक्टोरिया नीचे है 0 डिग्री। इसको कट भी किया जा रहा है और लेक विक्टोरिया से ही गोरे गोरे कौन सी नदी निकलेगी? व्हाइट नाइल निकलेगी। ठीक है, और उसके ऊपर जाओगे तो रुडोल्फ है। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और, एक पॉइंट बस, ये आखिरी, इसके बाद नहीं बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। लेक विक्टोरिया जो है वो इधर है, अफ्रीका में एक आपका विक्टोरिया फॉल भी है, विक्टोरिया फॉल इधर है। ठीक है, ये आपको लेक करीबा दिखेगा और इसी पर आपको विक्टोरिया फॉल दिखेगा, ये याद रखिएगा। जाम्बेजी दिख रहा है, ये जाम्बेजी, विक्टोरिया फॉल और करीबा, लेक करीबा। ठीक है, तो विक्टोरिया लेक दूसरा है, विक्टोरिया फॉल दूसरा है। चलो बहुत अच्छी बात है। मैं आशा करती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को सब समझ में आ रहा होगा, उनको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि मैम बहुत ज्यादा पढ़ा रही है, इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ा रही है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर ज्यादा लग रहा है तो कम पढ़ाऊंगी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आपसे बोला गया है लोकल विंड्स को हमें मैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या दिया है? शामल दिया है, सिमून दिया है, मिस्ट्रल दिया है और बुरॉन दिया है, तो मैच करिए। मिस्ट्रल की अगर हम बात करेंगे तो ये फ्रांस हो गया, सी का फर्स्ट 2 जगह दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद शामल की जब हम बात करेंगे तो ये कहां पर होगा बताइए? ये आपका हो जाएगा रूस में, सॉरी रूस में नहीं, ये आपका हो जाएगा इराक में। ठीक है, इराक में। सिमुम की हम बात करेंगे तो सहारा में हो जाएगा। तो बी का 4th, ए का 2nd, सी का 1st और बुरॉन का आपका हो गया, बुरॉन का आपका हो गया रशिया। ठीक है, तो बी आपका सही उत्तर है। दिख रहा है ना क्लास आप लोगों को? देख लीजिए ध्यान से, फिर आप आगे बढ़ते हैं। तो बी आपका सही उत्तर है, यहाँ पर देख लीजिए। सामन की हम बात करेंगे तो इराक हो गया, सिमून की हम बात करेंगे तो सहारा और अरेबियन मरुस्थल हो गया, मिस्ट्रल फ्रांस और बुरॉन जो है वो रूस। इतनी चीज क्लियर हो गई। अगला प्रश्न देखिए, चलिए बताइए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। Which of the following is mentioned under the part 4th of the Constitution of India? पार्ट 4 की बात की गई है, भाग 4 की, तो भाग 4 किस चीज से रिलेटेड है? डीपीएसपी से रिलेटेड है ना, नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड है। तो नीति निर्देशक तत्वों में क्या बात कही गई है? न्यायपालिका को विधायिका से अलग करने की बात कही गई है, कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात की गई है, या फिर विधायिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात की गई है, या फिर न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका से अलग करने की बात कही गई है? तो किस चीज की बात की गई है बताइए? डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में पार्ट 4th में, तो यहाँ पर हमने बात की है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात कही गई है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भाग 4 जो कि किससे रिलेटेड है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड है। इसमें अगर हम देखेंगे अनुच्छेद 50 को, आर्टिकल 50 को, तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मैंने अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड एक प्रश्न आपको पहले भी कराया था। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट में से कितने स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन सही जाता है और कितने का गलत जाता है। ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को, थोड़ा सा समय लीजिएगा। देखने में आसान प्रश्न है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जब आप प्रेशर में बैठते हो तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर अटॉर्नी जनरल की बात की गई है, तो बताइए वह 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं। दूसरा दिया गया है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के भंग होने पर उन्हें इस्तीफा देना होता है। और तीसरा दिया गया है वह किसी संसदीय समिति की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन ऐसे किसी समिति के सदस्य नहीं बन सकते हैं। तो चलिए बताइए आपका सही उत्तर क्या है? यहां पर तो पहला स्टेटमेंट जो आपको दिया गया है
कि जो अटॉर्नी जनरल हैं वो 65 वर्ष की आयु या फिर 6 वर्ष की अवधि के लिए अपने पद पर रहते हैं, ये सही है कि गलत है? ये आपका गलत है। क्यों गलत है बताइए? इसलिए गलत है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो अटॉर्नी जनरल रहता है वो कब तक अपने पद पर रहता है, जब तक कि राष्ट्रपति चाहता है। यहाँ पर एक बार आप देख लीजिए, यहाँ पर जो स्टेटमेंट 1 है वो आपका करेक्ट नहीं है, ठीक है? ये इंग्लिश में लिखा है लेकिन मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया डज नॉट हैव अ फिक्स्ड टेन्योर, ठीक है? कहीं पर भी इनके फिक्स टेन्योर की बात की ही नहीं गई है कि ये 6 वर्ष 65 वर्ष रहेंगे, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। ये अपने ऑफिस को कब तक होल्ड करते हैं? जब तक कि राष्ट्रपति चाहता है, प्रेसिडेंट चाहता है। और एग्जामिनेशन हॉल में जब आप प्रेशर में बैठे रहते हैं और आप याद करके जाते 65 होता है, 62 होता है, 6 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, तो आपके दिमाग से ये पॉइंट स्किप कर जाता है। और यही चीज मैंने आपको मॉक टेस्ट फर्स्ट में बताई थी। एकदम याद रखिएगा, जब भी अटॉर्नी जनरल की बात होगी तो अटॉर्नी जनरल के टेन्योर की बात हमारे संविधान में नहीं लिखी गई है। वो तब तक अपने पद पर रहता है जब तक कि राष्ट्रपति चाहता है, ठीक है? ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। अब इसके बाद वाला स्टेटमेंट हम देखें, यहाँ पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति, एक मिनट, सॉरी क्लास, ये वाला ना, यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद के भंग होने पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है वो भंग हो जाए तब भी अटॉर्नी जनरल को अपने पद से इस्तीफा नहीं देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है। ये चीज क्लियर है ना? अटॉर्नी जनरल जो होता है क्लास, वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है, पहली चीज याद रहेगा आपको। सेकेंड चीज, अटॉर्नी जनरल जो होता है वो बैठ सकता है, जब सेशन चल रहा हो तो उसमें बैठ सकता है। अगर उसको बैठना है किसी सेशन में तो वो आराम से बैठ सकता है, लेकिन उसके पास वोटिंग राइट नहीं होती है। ये भी पता है आपको, वोट देने का अधिकार अटॉर्नी जनरल के पास नहीं होता है, लेकिन बैठने का अधिकार होता है। वोटिंग राइट क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है, ठीक है? ये भी चीज क्लियर हो गई। फिर एक चीज और याद रखिएगा आप कि जब वो किसी हाउस का मेंबर नहीं होता है तो ये जो पॉइंट लिखा है कि वो किसी भी सदस्य, मतलब किसी भी समिति का सदस्य नहीं बन सकता है, ये गलत है, ठीक है? तो यहाँ पर तीनों ही आपके गलत है और उत्तर क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रिजाइन व्हेन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन एज ही इज अपॉइंटेड बाय इट, he does not necessarily need to resign। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं होता है, और इसी में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, कई बार ऐसा देखा गया है कि अटॉर्नी जनरल भी रिजाइन कर देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं होता है। ये जो वर्ड है ना, नेसेसरली नीड टू रिजाइन, ये ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। इसी के साथ साथ थर्ड देखें, according to the article 88 of the Constitution of India, Attorney General can become a member of parliamentary committee, but he is not entitled to vote, जो मैंने आपको बताया, ठीक है? वो किसी भी हाउस की प्रोसीडिंग में बैठ भी सकता है, ठीक है, लेकिन उसको वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। ये बात आपको याद रखनी, किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे अपने ऑफिस को होल्ड करके रखता है। तो इन्हीं सब पॉइंट्स में जो होता है, कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, तो मैंने आपको बता दिया। चलिए, पांचवें प्रश्न को हम देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, विद रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग, इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर व्हेन देयर इज नो क्लियर मेजॉरिटी इन लोकसभा, asking the union council of minister to reconsider their decision at the first instance, dissolution of lok sabha if the union council of minister has lost majority in the lok sabha। अच्छा, यहाँ पर प्रश्न में क्या बोला गया है, कितने भारत के कितने प्रकार के भारत के, यहाँ पर हम बात करें विवेकाधीन शक्तियों की बात हम कर रहे हैं, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं इनमें से पूछा गया है कि कौन सा जो है वो प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशनरी पावर है, मतलब प्रेसिडेंट खुद डिसीजन लेगा। आपने जब संविधान पढ़ा होगा तो बार बार बोला जाता है कि जो प्रेसिडेंट है वो रबर स्टैम्प है,
हमारे संविधान में लिखा है द प्रेसिडेंट विल वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस देंगे, उस एडवाइस को ध्यान में रखते हुए प्रेसिडेंट को अपना कार्य करना है, डिसीजन लेना है। एंड दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल बी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री द्वारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अध्यक्षता होगी, मतलब वो प्रधान होगा, प्रधानमंत्री। इसीलिए कहा जाता है ना एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहा जाता है ना, और डी ज्यूरी की बात की जाती है और डी फैक्टो की बात की जाती है, ये ध्यान रखिए। डी ज्यूरी और डी फैक्टो। डी ज्यूरी जो है किसके लिए यूज होता है? प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। डी फैक्टो की जब हम बात करते हैं तो ये जो प्राइम मिनिस्टर है उसके लिए ये शब्द यूज किया जाता है कि ठीक है, कहने को तो जो आपका प्रेसिडेंट है उसके पास सारी एग्जीक्यूटिव पावर है, लेकिन असली में अगर हम देखें, अगर रियल में, तो पावरफुल कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। इसीलिए प्रेसिडेंट को रबड़ स्टैम्प भी कहा जाता है। ये सब पॉइंट्स आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट की। कभी मेंस में अगर आपसे पूछ लिया कि क्या प्रेसिडेंट जो होता है वो खाली रबड़ स्टैम्प का काम करता है, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, ठीक है, कुछ क्षेत्रों में हम कह सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ प्रोविजन है कि प्रेसिडेंट विल वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर वो वर्क करेगा। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे संविधान में डिस्क्रिशनरी पावर भी प्रेसिडेंट को दी गई है, जहां पर वो किसी की सहमति की बात नहीं करता है। ये उसकी विवेकाधीन शक्तियां होती हैं। तो कौन कौन सी विवेकाधीन शक्तियां हैं बताइए? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने को, ठीक है। इसको मैं थोड़ा डिलीट कर दूं ताकि स्टूडेंट्स को क्लियर दिखे। देखो मैंने सब डिलीट कर दिया यहाँ पर। अब आप लोग आराम से उत्तर दीजिए। तो बताइए, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, क्या ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है, विवेकाधीन शक्तियां हैं? नहीं। आपने पढ़ा है जब भी नेशनल इमरजेंसी की हम बात करेंगे, प्रेसिडेंट रूल की बात हम करेंगे, या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी की हम बात करेंगे, तो सब में कहीं ना कहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिटन में लेना आवश्यक होता है, ठीक है। और वो इमरजेंसी अप्रूव भी होनी चाहिए 2 महीने और 1 महीने के अंदर। कहां से? लोकसभा और राज्यसभा से। ये सब चीजें इमरजेंसी के क्वेश्चन में डिस्कस की जाएगी। तो ये इनकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती है, विवेकाधीन शक्ति नहीं होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जब लोकसभा में स्पष्ट बहुमत ना हो, यहां पर ये अपने विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करेंगे। जब हम देखेंगे कि स्पष्ट मेजॉरिटी किसी को नहीं मिली है, कोई भी जो पार्टी है वो मेजॉरिटी में नहीं है, तो उस कंडीशन में जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करके क्या कर सकता है? प्राइम मिनिस्टर को अपने निर्णय के अनुसार अपॉइंट, नियुक्ति कर सकता है उनकी। दूसरा दिया गया है केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अपने निर्णय को पुनः विचार करने के लिए कहना। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बिल जो दोनों हाउसेस से पास हो गया है प्रेसिडेंट के एसेट के लिए, ठीक है, तो प्रेसिडेंट ये कह सकता है कि मैं इस बिल को दोबारा पास कर रहा हूं कि आप लोग इस पर पुनः विचार करिए। सदन को कह सकता है, दोबारा भेज सकता है, पहली बार भेज सकता है कि एक बार आप लोग इस पर पुनः विचार करके मुझे सेंड करिए। लेकिन अगली बार अगर, दूसरी बार भी अगर बिल पार्लियामेंट द्वारा, हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट द्वारा प्रेसिडेंट के टेबल पे आ गया, तो अब जो प्रेसिडेंट है उसको अपना एसेट देना ही पड़ेगा, अपना डिसीजन देना ही पड़ेगा। ये चीज याद रखिएगा। लेकिन पहली बार अगर वो मनी बिल नहीं है, ठीक है, तो वो उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है उस बिल को हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, राज्यसभा, लोकसभा में। तो ये भी इनकी क्या है? विवेकाधीन शक्ति है, डिस्क्रिशनरी पावर है। फिर उसके बाद यदि केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में बहुमत खो दिया हो तो लोकसभा को भंग करना उपयुक्त में से कितनी, नहीं, हाँ, भंग करना, ठीक है। ये यहाँ पर ये बस इतना यहाँ तक है आपका। अगर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट द मेजॉरिटी इन लोकसभा, तो यहाँ पर भी सही बात है। जब जो मेजॉरिटी है लोकसभा में, ठीक है, यूनियन ऑफ मिनिस्टर उसको लूज कर देते हैं, तो भी क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को। तो यहाँ पर अगर हम देखें, पहले को छोड़कर दूसरा, तीसरा, चौथा, तीनों आपके बिल्कुल सही हैं। तो कितनी जगह प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशनरी पावर की यूज की बात कही गई है? तो बताइए कितनी जगह? 3 जगह। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। स्क्रीनशॉट
स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, आराम से पढ़ लीजिएगा। बस ध्यान दीजिएगा क्लास, ये जो डिस्क्रिशनरी पावर है, विवेकाधीन शक्तियां हैं, यही आपका उत्तर होता है मेंस में जब प्रेसिडेंट को रबड़ स्टैम्प कहा जाता है। ठीक है, जब कहा जाता है कि नामात्र शक्तियां प्रेसिडेंट के पास होती है तो आप वहां पर लिख सकते हैं हाँ, लेकिन कुछ ऐसी जगह भी है जहां पर प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है, तो वो चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, जब कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं होगी तब प्रेसिडेंट चाहे तो किसी को भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है। दूसरा, वो किसी बिल को पुनः विचार के लिए भेज सकता है एक्सेप्ट मनी बिल। ठीक है, फिर तीसरा जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, जब लोकसभा में जो यूनियन ऑफ मिनिस्टर्स है, जो पार्टी है, अपने मेजॉरिटी को लूज कर देते तो उस कंडीशन में वो लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकता है। याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023। तो चलिए बताइए एमपीआई के बारे में। इट इज रिलीज्ड बाय नीति आयोग। ठीक है, India's MPI has 3 equally weighted dimensions: health, education and standard of living. National MPI covers more indicator than global MPI. मैं इसको एक बार पढ़ देती हूँ। इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। तो बताइए, किया जाता है? हाँ, MPI की बात जब हम करते हैं, इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। एकदम सही है। भारत में MPI की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 3 समान रूप से भारत आयाम जो हैं वो कौन कौन से हैं? कौन कौन से आयाम हैं? पहला स्वास्थ्य है, फिर शिक्षा है और जीवन स्तर है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। याद रखिएगा, प्रीलिम्स में प्रश्न बनता है यहाँ से। और लास्ट दिया है, राष्ट्रीय MPI वैश्विक MPI की तुलना में अधिक संकेतकों को कवर करता है। अगर हम ग्लोबल MPI को, ठीक है, नेशनल MPI से कवर करें तो इसमें ज्यादा डायमेंशंस हैं, ये भी सही है। यहाँ पर तीनों ही पॉइंट्स जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं। MPI की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर मेनली हम लोग फोकस करते हैं। और जब हम नेशनल MPI को ग्लोबल MPI वैश्विक MPI से कंपेयर करते हैं राष्ट्रीय MPI को, तो हम ये पाते हैं कि राष्ट्रीय MPI में 12 पॉइंट्स होते हैं जो कवर होते हैं, लेकिन ग्लोबल MPI में 10 पॉइंट्स होते हैं। अभी मैं बता देती हूँ एक बार। तो यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और क्लास एक चीज याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ ही साथ मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो मेंस के लिए भी इसको लिख लीजिएगा जो पॉइंट्स बताने जा रही हूँ। तैयारी अपनी रखिए, सफलता जरूर मिलेगी आप लोगों को। अब इसमें इतना बड़ा सा है, क्यों मेरे स्टूडेंट्स पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। देखिए, स्टेटमेंट 1 जो है वो आपका करेक्ट है, नीति आयोग द्वारा इसे पब्लिश कराया जाता है। नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा जो है MPI उसको पब्लिश कराया जाता है। अब आपने देखा होगा PCS के प्रीलिम्स का जो पेपर है उसमें पूछा गया था कि किन किन इंस्टीट्यूशन द्वारा इसको पब्लिश कराया जाता है। तो अब आपको तैयार रखना है, जब भी हम MPI की बात करेंगे तो हम नीति आयोग की बात करेंगे, लिखिए क्लास। फिर हम UNDP की बात करेंगे, UNDP लिख लीजिए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और OPHI ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, याद रखिए। तो इनके द्वारा MPI पब्लिश कराया जाता है। बस इतना लिखिए, लिखो अभी तुरंत लिखो। अब ये मत कहना कि मैम इंग्लिश में दो, हिंदी में दो, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ ना कैसे लिखना है। लिखो MPI, ठीक है, यहाँ पर लिखो नीति आयोग, फिर नीति लिखो, फिर इधर क्या लिखो? UNDP लिखो, और थर्ड क्या लिखोगे? OPHI। ठीक है, हो गया ना क्लास? फिर उसके बाद जो सेकंड पॉइंट था वो आप लिखेंगे, उसको मैंने यहाँ पर मैप में इसके थ्रू आपके लिए मैं लेके आई हूँ। तो आप लिख लीजिए, MPI में हम क्या देखते हैं? हेल्थ देखते हैं, एजुकेशन देखते हैं, और स्टडी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्वास्थ्य देखा जा रहा है ना, और एजुकेशन की बात हम कर रहे हैं, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं। हेल्थ में न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये सब मेंस में। फिर एजुकेशन की बात करेंगे तो बच्चे कितने साल तक स्कूल में जा रहे हैं, ये अटेंडेंस क्या है उनकी,
ठीक है, हेड काउंट रेशियो क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, कुकिंग फ्यूल, ये सब पॉइंट आता है। मत उतना नहीं, बस लिखिए हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, 3 डायमेंशन। अब जो मैंने आपको बताया है यहीं पर, इन्हीं पॉइंट्स को वहां पर लिखा गया है कि भारत का अगर हम देखेंगे नेशनल एमपीआई जो है उसमें ज्यादा पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है, ज्यादा डायमेंशन को इंक्लूड किया गया है, जो सब डायमेंशन है एज कंपेयर टू ग्लोबल एमपीआई। अगर हम बात करेंगे नेशनल एमपीआई की तो यहां पर 12 सब डिविजन्स है, और ग्लोबल एमपीआई की जब क्लास हम बात करेंगे तो वहां पर 10 है। अब ध्यान दीजिएगा, यही सबसे पहले जो मेन हमने डिवाइड किया है वो तो हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड लिविंग में, जो मुख्य 3 डायमेंशन है, इनको हमने सब उसमें डिवाइड किया है, न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, और भारत में मैटरनल हेल्थ को एक्स्ट्रा इंक्लूड किया गया है, साथ ही साथ बैंक अकाउंट को एक्स्ट्रा इंक्लूड किया गया है। ये जो 2 डायमेंशन है वो भारत की एमपीआई में है, ग्लोबल एमपीआई में आपको नहीं मिलेगा, और जो बाकी जो डायमेंशन है वो आपको ग्लोबल एमपीआई में भी मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम बात करेंगे ग्लोबल एमपीआई की तो यहाँ पर 10 फैक्टर्स हैं, लेकिन भारत में 12 फैक्टर्स हैं, मैटरनल हेल्थ वाला और बैंक अकाउंट वाला, जो कि बैंक अकाउंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का पार्ट है, और मैटरनल अर्थ जो है, मैटरनल अर्थ वो किसका पार्ट है, आपका हेल्थ का पार्ट है। ठीक है क्लास, नोट डाउन कर लीजिए, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब तैयार रहना एकदम, अगर अभी थक गए होंगे आज के एक्सप्लेनेशन में, तो अभी तो इकोनॉमी पढ़ाने वाली हूं आप लोगों को मैं, तो तैयार रहना, ठीक है। थोड़ा सा मैं भी थक जाती हूँ बोलते बोलते, पूरे दिन बोलना ही पड़ता है, बस ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक, लेकिन हम लोग देखिए क्लास, ये बात एकदम क्या बोलूं मैं, सच बता रही हूँ आपको, जब भी हम किसी क्लास को तैयार करते हैं डिलीवर करने के लिए, तो हमारे दिमाग में ये चीज रहती है कि हम अपने स्टूडेंट्स को कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट एक क्लास में बता दें, ताकि उनका मैक्सिमम रिवीजन हो सके। इस पर मेरा पूरा ध्यान रहता है, उनको ऐसा ना लगे कि मैम की आज क्लास की है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं मिले, और मैं हमेशा उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताती हूँ जो कि आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स में पूछे गए हों, चाहे मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो, दोनों पेपर को हम लोग एक साथ लेके चलते हैं, तो इसीलिए मैं आपको बताती चलती हूँ। तो थोड़ा सा जो एक्सप्लेनेशन होता है वो बड़ा हो जाता है, और बड़ा एक्सप्लेनेशन मैं इसलिए दे भी रही हूँ आपको क्लास, क्योंकि हर पॉइंट से प्रश्न बने हैं आपके परीक्षा में, बने हैं। जो भी स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहे होंगे उनको समझ में आता होगा कि ये क्लासेस कितनी इंपॉर्टेंट है, और जो नए होंगे तो हो सकता है उनको कभी लगता हो कि मैम कितना एक्सप्लेन कर रही हो, दूसरे क्वेश्चन पे आओ, लेकिन हर पॉइंट जो आपको बताया जा रहा है आप प्लीज उसको नोट डाउन करिएगा, और ज्यादा इन सब चीजों में मत पढ़िएगा कि पूरा हिंदी में बताइए, हमको समझ ही नहीं आ रहा, पूरा इंग्लिश में। आपको हर तरीके से हर चीज अब समझने की जरूरत है। आप क्या बनने वाले हैं, आप एक अधिकारी बनने वाले हैं, तो अपने अंदर वो क्वालिटी डेवलप करिए आप लोग, ठीक है, एक कॉन्फिडेंस रखिए। कोई भी चीज इतनी डिफिकल्ट नहीं है कि हमको नहीं समझ में आएगी, हम हर चीज समझ पाएंगे, तभी तो हम एक अधिकारी बनेंगे। तो ठीक है, इसीलिए तो आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है, क्या आपके अंदर वो क्वालिटी है भी जो आपको अधिकारी बनाया जाए, ऑफिसर बनाया जाए। तो कहा जाता है ना कि आपको सोचना भी उसी तरीके से पड़ेगा, शीशे के सामने खड़े होइए और सोचिए ऐसे कि मैं फ्यूचर में अधिकारी बनूंगा, ऐसे अपने चेयर में बैठा रहूंगा या बैठी रहूंगी, इमेजिन भी करिए, ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए अपने अंदर, और आप लोग कर लेंगे, बिल्कुल भी मत परेशान होइएगा। हर साधारण बच्चा ही बहुत आगे जाता है, बस पैनिक मत करिए, यहां पर ज्यादा प्रेशर नहीं लेने की आवश्यकता है। यहां पर इस प्रश्न को देखिए और तैयार रहिए एक बहुत बड़े एक्सप्लेनेशन के लिए, इकोनॉमी के सेक्शन के लिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोग बताएंगे, और बता भी रहे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, दिल से अच्छा लग रहा है आप लोग के कमेंट्स पढ़ने पर कि आपको क्लास समझ में आ रही है। मैं सच बता रही हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि कहां पे दिक्कत हो रही है, कहां पे दिक्कत नहीं हो रही है। चलिए, अड़चन मुद्रास्फीति उस मुद्रास्फीति को संदर्भित करती है जो होती है, बॉटलनेक इन्फ्लेशन की बात की गई है।
When supply remain constant while demand falls sharply. Price rise in all good and service, and when supply falls sharply while demand remain constant. और आखिरी है when the loss of confidence in the domestic currency and the people start opting for other form. ठीक है, यहाँ पर एक बार आप इस प्रश्न को पढ़िए, फिर मैं आपको कुछ चीजें मुद्रास्फीति से रिलेटेड पढ़ाऊंगी और उसके बाद इस प्रश्न को हम पुनः इस पर विचार करेंगे। लेकिन आप एक बार इसको पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। जहां पर भी लगे कि स्पीड फास्ट हुई है, वीडियो को पॉज करके पढ़ जरूर लिया करिए। ठीक है, अब देखिए पहले थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पर मुद्रास्फीति के बारे में। मुद्रास्फीति की जब भी हम बात करेंगे क्लास, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मुख्यतः हम मुद्रास्फीति की बात करते हैं डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की, लेकिन और भी विभिन्न तरीकों से मुद्रास्फीति को क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि बिल्डिंग इन्फ्लेशन की बात करें या फिर बॉटलनेक इन्फ्लेशन की बात करें। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं, ध्यान दीजिएगा, पहले इन सब चीजों पर मत ध्यान दीजिएगा, अभी ये सब चीजें मैं बताऊंगी, पहले मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इन्फ्लेशन की जब मैं बात करती हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट को कुछ स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है, तो उस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। मेरे बाबा जी जब भी बैठते थे, मेरे दादाजी, तो वो अक्सर मुझसे कहा करते थे कि तुम बच्चे पैसों की वैल्यू ही नहीं समझते हो, तुम लोगों के लिए पैसों की वैल्यू ही नहीं है। और मैं भी ध्यानपूर्वक सुन लेती थी कि बाबा जी क्या कहते। वो कहते थे हमारे समय में हमको अगर 1 रुपए मिल जाते थे तो उस 1 रुपए में मैं अपने कॉलेज की फीस भी दे देता था, हॉस्टल की फीस भी दे देता था, अपने लिए बढ़िया कपड़े भी ले आता था और साथ ही साथ 10 दिन भरपेट खाना भी खा लेता था 1 रुपए में मात्र। और आज तुम बच्चों को 100 रुपए दिए जाएं, तुम लोग ऐसे फेंक के चले आते हो, पैसे की वैल्यू तुम लोग नहीं समझते हो बिल्कुल भी। अब मैं थी छोटी तो मैं बाबा जी की बात बड़े ध्यान पूर्वक सुनती थी। मुझे लगता था कुछ कमी मेरे में ही है कि मेरे बाबा जी 1 रुपए में इतना सामान खरीद लेते थे, इतना काम कर लेते थे, और मैं 100 रुपए में कुछ नहीं कर पा रही हूँ। एक चॉकलेट लेके आती हूँ, हाँ, और उसमें जो पैसे बचते हैं थोड़ा सा चिप्स का पैकेट ले लेती हूँ, कुछ नहीं हो पा रहा है मुझसे। बड़े दिन तक मैं परेशान रही, लेकिन बाद में मुझे एक कॉन्सेप्ट समझ में आया, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। ठीक है, मुद्रास्फीति क्या होती है? तो फिर मुझे जब ये समझ में आया ना, तो मुझे समझ में आया कि मेरे में कोई कमी नहीं है, सब चीज के पीछे का कारण है ये इन्फ्लेशन, इनकी देन है, मुद्रास्फीति की देन है। एक ऐसा समय था मेरे बाबा जी 1 रुपए में इतना काम कर लेते थे, और आज एक ऐसा समय आ गया है मैं 100 रुपए में कोई काम नहीं कर पा, मैं 500 रुपए में भी कोई काम नहीं कर पा रही। कॉलेज की फीस तक नहीं दे पा रही हूँ, कोचिंग की फीस नहीं दे पा रही हूँ यार, मतलब बहुत पैसा चाहिए मुझे। किसकी वजह से? इसकी मुद्रास्फीति की वजह से। मेरा कोई दोष नहीं था उसमें, मैं खर्चीली नहीं थी, ये बात मुझे समझ में आई। तो क्लास, जब भी मुद्रास्फीति की बात होगी, ध्यान से सुनिएगा, समय के साथ, समय एक टाइमलाइन बहुत ही आवश्यक चीज है। समय के साथ जब हम देखते हैं जो वैल्यू है, जो मूल्य है करेंसी का, वो घट रहा है और प्राइस जो है चीजों का वो बढ़ रहा है। जो वैल्यू मेरे बाबा जी के समय में 1 रुपए की थी, वो आज मेरे समय में 1000 रुपए की है। 1000 क्या 10,000 रुपए की है, मैं कह सकती हूं। तो हमने क्या देखा कि जो वैल्यू थी 1 रुपए की, वो समय के साथ घट गई, और जब वैल्यू घटी तो परचेजिंग पावर जो थी, 1 रुपए में इतना चीज मेरे बाबा जी खरीद लेते थे, आज मैं 1000 रुपए में थोड़ा सा सामान लेके आ रही हूँ, तो परचेजिंग पावर जो थी 1 रुपए की, वो भी घट गई, वैल्यू भी घटी। ठीक है, आज कोई वैल्यू नहीं रहेगी 1 रुपए की। आप किसी राह चलते को 1 रुपए दोगे, वो आपको 2 रुपए करके वापस कर देगा, इतनी वैल्यू घट गई है 1 रुपए की। साथ ही साथ परचेजिंग पावर भी घट गई है। दुकान पे जाओ, भैया 1 रुपए की टॉफी दे दो, कहता है कि 1 रुपए की टॉफी नहीं है, 2 रुपए की टॉफी है, 2 रुपए तो देने पड़ेंगे। तो परचेजिंग पावर भी घट गई है, लेकिन समय के साथ हुआ है। तो इन्फ्लेशन की जब भी बात होगी, मुद्रास्फीति की जब भी बात होगी, तो आप ध्यान में रखेंगे सबसे पहले विद टाइम। अब ऐसा नहीं है कि कल जो टॉफी 1 रुपए की मिल रही थी, आज वो 2 रुपए की मिल रही है, तो आप कहते हैं आज और कल में इन्फ्लेशन हो गया। नहीं, ऐसे नहीं होता है। एक समय सीमा, एक समय की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे, यहाँ पर वस्तु और सेवा दोनों की बात हम करते हैं।
पेपर में प्रश्न बना था यूपीएससी में और बहुत से बच्चे गलत भी करके आए थे। मैं प्रश्न बता दूं आपको, उसमें दिया था कि इन्फ्लेशन के कारण खाली जो गुड्स है उनका प्राइस बढ़ता है, मतलब जो वस्तु है खाली उनका प्राइस बढ़ता है, नहीं, वस्तु और सेवा दोनों का प्राइस बढ़ता है। मेरे बाबा जी ने बोला कि बेटा तुम्हारे यहाँ का सर्वेंट कितना रुपए लेता है काम करने का या कोई सर्विस करने का? हाँ, मैंने कहा अरे 2000 तो लगते हैं बस झाड़ू पोछा लगवाने का। उन्होंने कहा गजब बात करते हो, 2000 में तो साल भर का खर्चा चलता था। हाँ, और जो मेरे यहाँ झाड़ू पोछा करने आता था वो चवन्नी में करता था, तो चवन्नी में वो सर्विस लेते थे, वो सेवा लेते थे 54 रुपए देके। आज मुझे वही सर्विस लेने के लिए मुझे 2000 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो सर्विस में भी, जो सर्विस लेने के लिए जो ज्यादा आप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसमें भी राइज ऑफ प्राइस का हम देख रहे हैं इफेक्ट क्या है। तो जब भी इन्फ्लेशन की बात होगी तो गुड्स का तो प्राइस बढ़ेगा ही, साथ ही साथ सर्विस का भी, सेवाओं का भी प्राइस बढ़ेगा। और क्या होगा, वैल्यू ऑफ करेंसी जो है, जो करेंसी की जो वैल्यू है, मूल्य है, वो घटेगी। परचेजिंग पावर जो है करेंसी की वो भी घटेगी। इतनी चीज क्लियर ना? तब हम कहते हैं मुद्रास्फीति है, ठीक है। हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन है। अब इन्फ्लेशन जो है ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी हो सकता है। मैंने आपको कई बार बताया है कि अब आप मान के चलिए कि मार्केट में 10 ब्लैक पेन है, एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूं, ठीक है, और डिमांड जो है 10 ब्लैक पेन की है और सप्लाई जो है वो 100 ब्लैक पेन की है, ठीक है। मार्केट में 100 ब्लैक पेन अवेलेबल है और डिमांड 10 ब्लैक पेन की है, तो जितना भी रेट लगेगा आप लोग आराम से जाओगे मार्केट से एक काली पेन खरीद के ले आओगे। लेकिन अभी अचानक से आरओ की परीक्षा होने वाली है और बोल दिया गया है कि आप सबको काली पेन लाने की आवश्यकता है, और ये जो डिमांड है ना वो अचानक से कितनी हो गई है, 1 लाख हो गई है। सोचो, सप्लाई कांस्टेंट है, अभी भी मार्केट में 100 ही ब्लैक पेन अवेलेबल है, लेकिन आरओ की परीक्षा आने की वजह से जो डिमांड थी काली पेन की वो आपकी 1 लाख हो गई है अचानक से, और सप्लाई 100 की है। बताओ, बड़ी नाइंसाफी है। कितनी पेन है, गब्बर ने पूछा। सरदार 100, और कितने बच्चे हैं, 1 लाख। गब्बर हंसा, अब क्या किया जाए? अब एक काम करो सांबा, ये जो 100 पेन है इसके प्राइस को बढ़ा दो। आपको पता है बच्चे आरओ की परीक्षा देंगे ही। गब्बर ने कहा क्या कहा, आरओ की परीक्षा तो सब छोड़ेंगे नहीं, काली पेन के लिए दौड़ेंगे ही, तो चलो हम ही बेनिफिट बनाते हैं, हम ही थोड़ा बेनिफिट बनाते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं। अब ये जो 100 पेन की कीमत है ना, 1000 रुपए पर पेन कर दो, 1000 रुपए की एक पेन, और मन करे तो 2000 रुपए की पर पेन खरीद दो। तो जो बेचारे बच्चे जिनको अपीयर होना है वो पेन कितनी भी महंगी मिलेगी खरीदेंगे ना। तो बस मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि अगर हम सप्लाई को कांस्टेंट कर दे और डिमांड को बढ़ा दे, ठीक है, डिमांड अचानक से बढ़ जाए तो जो प्राइस है प्रोडक्ट्स का वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। डिमांड बढ़ने के कारण और सप्लाई कांस्टेंट होने के कारण रेट बढ़ जाता है। अब यहां पर एक है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, अब सोचो एक गाड़ी है सुंदर सी, ठीक है, फॉर्च्यूनर, कोई भी जो तुम्हारा मन करे उस गाड़ी को आग बंद करके सोच लो। मेरे क्लास में आप लोगों को फ्री है, जो गाड़ी अच्छी लगती है आपको वो गाड़ी आप सोचिए, ठीक है। तो फॉर्च्यूनर अभी सोचते हैं, फॉर्च्यूनर है। फॉर्च्यूनर कितने की मिलती है भाई मुझे नहीं पता, 50-60 लाख मैं मान के चली, 60 लाख की फॉर्च्यूनर है। आपके पास इतने पैसे हैं कि आप फॉर्च्यूनर खरीद सकते हैं। आपने गए मार्केट में, आपके पास 60 लाख रुपए थे, 60 लाख, ठीक है, आपने फॉर्च्यूनर खरीद ली। अब अचानक से फॉर्च्यूनर का प्राइस बढ़ गया। क्यों बढ़ा उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फॉर्च्यूनर में को बनाने के लिए जो स्टील लग रही थी, ठीक है, उसका प्राइस बढ़ गया है। जो उसमें ग्लासेस लगी थी उसका प्राइस बढ़ गया है। टायर के लिए जो मटेरियल का यूज हो रहा था उसका प्राइस बढ़ गया है। तो उसको हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मतलब एक जो फाइनल गुड है उसको बनाने में जो प्रोडक्ट्स लग रहे थे अगर उनका प्राइस बढ़ जाए तो
ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं उस पूरे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा। जैसे ही सारे मटेरियल का प्राइस बढ़ा, जो फॉर्च्यूनर थी वो 70 लाख की हो गई। ठीक है, अच्छा लगा सुन के ना फॉर्च्यूनर। अब एक छोटा सा एग्जांपल सुन लो। ये देखो यहाँ पे ये भाई साहब हैं, हीलियम बलून बेच रहे हैं। बचपन में देखा था ना, हीलियम बलून ऐसे रहता था तो वो ऊपर उड़ जाता था, या फिर आसमान में चला जाता था, कमरे में रखो तो दीवार पे चिपक जाता था। तो ये जो भाई साहब हैं वो हीलियम बलून बेच रहे हैं। पहले ये जो हीलियम बलून ये बेचते थे वो 5 रुपए का बेचते थे, लेकिन अचानक से जो हीलियम गैस था उसकी प्राइस बढ़ गई। तो अब इनकी मजबूरी है कि जो बलून ये 5 रुपए में बेचते थे अब उनको महंगा बेचना पड़ेगा, वही बलून उनको 10 रुपए में बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जब यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स का यूज किया जा रहा था उनकी प्राइस बढ़ी तो ऑटोमेटिकली फाइनल गुड की भी प्राइस बढ़ गई। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, डिमांड पुल समझ में आ गया। सप्लाई कांस्टेंट थी, मार्केट में डिमांड बढ़ती पेन की, तो क्या कहा गब्बर ने, भाई एक एक पेन एक एक 2-2 हजार की बेचो। डिमांड की वजह से प्राइस बढ़ गया। यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट्स थे उनके प्राइस के बढ़ने की वजह से, इस हीलियम गैस का प्राइस बढ़ने की वजह से जो बलून था वो उसका भी प्राइस डबल हो गया। एक होता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। बिल्ट इन इन्फ्लेशन क्या होता है, जैसे हम कहें प्राइस यहाँ पर भी बढ़ेगी, जैसे कि अगर लिविंग कॉस्ट कहीं पर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी वेजेस बढ़ गई, उनकी सैलरी बढ़ गई, ठीक है, लेबर कॉस्ट बढ़ गया, तो उसे हम कहते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशन। अब लेबर कॉस्ट भी अगर बढ़ेगा तो फाइनल प्रोडक्ट का कॉस्ट आपका बढ़ेगा, सर्विसेज का कॉस्ट बढ़ेगा। जो आपके यहाँ मेरे बाबा के समय क्या 50 पैसे में काम करते थे, आज मेरे यहाँ 5,000 रुपए ले रहे हैं, तो लेबर कॉस्ट भी बढ़ रहा है, सर्विस भी बढ़ रही है, तो इसको बिल्ट इन इन्फ्लेशन कहते हैं। इसी तरीके से होर्डिंग की हम बात करते हैं। आपने मार्केट में देखा होगा कि कई बार प्याज की सप्लाई को अचानक से मार्केट में बंद कर दिया जाता है, और जैसे ही प्याज की सप्लाई को मार्केट में बंद किया जाता है, जो प्याज का रेट है वो बढ़ जाता है ना, लोग को वो प्याज जो है वो महंगी पड़ती है। और ये बंद क्यों कर दिया जाता है, भाई अभी प्याज जो है वो 10 रुपए किलो मिल रही है, एक काम करो स्टॉक में प्याज को रख दो, बंद कर दो सप्लाई, और जब शादी विवाह का सीजन आएगा तब सप्लाई खोलना। ठीक है, इससे क्या होगा, जो 10 रुपए की प्याज थी वो 100 रुपए में बटेगी। अब लोग शादी विवाह में पनीर की सब्जी और जो भी बनता है प्याज से वो सब खिलाएंगे ही ना, तो वो 100 रुपए की प्याज भी खरीदने को तैयार हो जाएंगे। तो ये सब क्या है, ये सब आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है प्राइस को राइज करने के लिए, लेकिन मुख्यतः डिमांड पुल कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात होती है, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम प्रश्न देख लें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो बॉटलनेक इन्फ्लेशन की बात की गई है, आप इसको बॉटलनेक ही लिखिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब पेपर में भी देखा जाता है, हिंदी में भी ऐसे ही दिया जाता है। जैसे कि आप लोगों को पेपर में एक चीज पूछा गया था, क्या पूछा गया था, बुलक कैपिटलिज्म के बारे में कुछ ऐसा था ना, तो वैसे ही बॉटलनेक इन्फ्लेशन। जब भी हम बॉटलनेक इन्फ्लेशन की बात करते हैं, यहाँ पर सप्लाई फॉल शार्पली व्हाइल डिमांड रिमेन द कांस्टेंट। इसमें क्या बोला गया, इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिए, इसमें जो सप्लाई है वो आपका बहुत तेजी से कम हो जाती है, लेकिन डिमांड जो है वो आपका कांस्टेंट रहता है। क्लास, अब वही पेन वाला एग्जांपल लीजिए। जो पेन थी मार्केट में उसकी सप्लाई कितनी थी, मैंने आपसे बोला 100 थी। ठीक है, मार्केट में पेन की सप्लाई, डिमांड जो थी, ठीक है, वो 10 लोगों की डिमांड थी। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 10 लोग 100 पेन है खरीदेंगे, मन करेगा खरीदेंगे, नहीं मन करेगा नहीं खरीदेंगे। इसमें क्या दिया गया है, जो सप्लाई है वो तो आपकी फॉल कर जाती है, मतलब पहले जो 100 पेन अवेलेबल थी मार्केट में वो अब फॉल करके हम बोले कि खाली 5 पेन बची है, सप्लाई हमने घटा दिया, डिमांड हमने कांस्टेंट रखा, डिमांड अभी भी 10 ही लोगों की है। तो तब भी आप क्या देखेंगे, 10 लोगों को पेन चाहिए लेकिन मार्केट में खाली 5 पेन है, तो यहाँ पर भी इस पेन का प्राइस जो मैन्युफैक्चरर है वो बढ़ा सकता है, क्योंकि उसे पता है मार्केट में 5 पेन है, लोगों की डिमांड 10 है और कल ही पेपर है, तो भाई इन 5 पेन का जो रेट था उसको डबल कर दो, तब भी ये 10 लोग जो हैं वो आकर सामान को खरीदेंगे ही। इसी को हम बॉटलनेक इन्फ्लेशन कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको, आशा करती हूँ। देखिए, मुझे क्लास आपको कमेंट बॉक्स में बताना तो पड़ेगा ही, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ज्योग्राफी वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला इकोनॉमी वाला पोर्शन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं,
और जो भी स्टूडेंट आज पहली बार क्लास देख रहे हैं, इन्फ्लेशन वाला जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ, मैं उनको बता दूं, इसके पहले वाले टेस्ट में मॉक थर्ड में भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे इकोनॉमी के, जिसमें हमने CRR, SLR की बात की थी, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की बात की थी। तो आप वहां से भी लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जब आपूर्ति में भारी रूप से कमी आती है जबकि मांग स्थिर रहती है, सप्लाई में क्या हुआ, कमी आ गई लेकिन डिमांड अभी भी कांस्टेंट है, तो कीमतों में वृद्धि को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं बॉटलनेक इन्फ्लेशन। ये याद रखिएगा। चल, इन्फ्लेशन पता चल गया। एक टर्म होता है स्टैगफ्लेशन। कभी परीक्षा में अगर आपसे पूछा स्टैगफ्लेशन क्या होता है तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। स्टैगफ्लेशन में अनएम्प्लॉयमेंट का भी बहुत बड़ा रोल रहता है कि इन्फ्लेशन तो है ही है, मुद्रास्फीति तो है ही है, साथ ही साथ बेरोजगारी भी है और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी आपकी डाउन है। बेरोजगारी बढ़ रही है, ये क्या है, बेरोजगारी बढ़ रही है, साथ ही साथ इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है और जो आर्थिक वृद्धि है वो आपकी घट रही है। तो ये तीनों देखते हैं स्टैगफ्लेशन में। लिख लीजिए, एन इकोनॉमिक साइकिल कैरेक्टराइज्ड बाय स्लो ग्रोथ रेट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो बहुत ही स्लो हो गया है। ठीक है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जो है वो बहुत ज्यादा है, साथ ही साथ जो मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है, वो भी बहुत ज्यादा है, तो वो स्टैगफ्लेशन कहलाता है। तो याद रखिएगा, स्टैगफ्लेशन कहीं दिया रहेगा तो यहाँ पर मुद्रास्फीति की भी बात होती है जो कि बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी जो कि बहुत ज्यादा है, साथ ही साथ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है, जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम है। क्लियर? चलिए, यहां से भी प्रश्न बन सकता है। अब हम इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, सीट की बात की गई है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, हरियाणा, राजस्थान में कितनी लोकसभा सीट है, इसको एक बार देख लीजिएगा क्लास। तो बताइए कितनी सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, तेलंगाना में कितनी सीटें हैं, 17 सीटें हैं, हरियाणा में अगर हम बात करेंगे, हरियाणा में कितनी है, तेलंगाना में 17 है कि 17 सीटें हैं, ठीक है, और हरियाणा में कितनी सीटें हैं, 10 सीटें हैं, राजस्थान में कितनी है, 25 सीटें हैं। सही उत्तर क्या हो गया आपका, ए आपका सही उत्तर हो गया। ये सीटों से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। हरियाणा में 10, राजस्थान में 25, तेलंगाना में 17 और पश्चिम बंगाल में 42 सीटें। यहां पर देख लीजिए क्लास कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1, आंध्र प्रदेश में 25, ठीक है। हम बात करेंगे यूनियन टेरिटरी की अगर हम, तो यहां पर आप दिल्ली पहले देख लीजिए, केंद्र शासित प्रदेश में 7, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में 2, असम में 14, असम में कितना है ये याद रखिए प्लीज क्लास, अभी मैं आपको बताती हूँ। असम में कितना है, 14 है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना, तो 14 है। बिहार में 40, चंडीगढ़ में 1, छत्तीसगढ़ में 11, दमन और दीव में 1, गोवा में 1, गुजरात में 26, हरियाणा में 10, हिमाचल प्रदेश में 4, जम्मू और कश्मीर में 6, झारखंड में 14, कर्नाटक में 28, फिर पंजाब में 13, राजस्थान में 25, सिक्किम में 1, ठीक है, तमिलनाडु में 39, त्रिपुरा में 2, झारखंड में 5, उत्तर प्रदेश का ध्यान रखिए 80, पश्चिम बंगाल में 42, तेलंगाना में 17, जो कि आपको प्रश्न में दिया गया था। ये जो लोकसभा वाली सीटें और राज्यसभा वाली सीटें हैं, ये कई बार आपकी परीक्षा में पहले पूछा गया है, ठीक है। अब आप लोग क्या करो, देखो बहुत जल्दी याद नहीं होता है किसी को, जहां पर भी रोज पढ़ते हो या जिस टेबल पे भी रोज पढ़ते हो, अब तो स्टूडेंट्स जो है वो बेड टेबल भी लेके बैठते हैं ना, बिस्तर पे बेड टेबल रख के और उस पे पढ़ते हैं, तो एक छोटी सी लिस्ट बना लो, ठीक है, और इस लिस्ट को ये नहीं कि जब तक एग्जाम आएगा तब तक पेस्ट करके रखोगे, एक लिस्ट बनाओ लोकसभा और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं और एक हफ्ते के लिए उस लिस्ट को अपने टेबल पे चिपका दो, ठीक है, उस लिस्ट को एक हफ्ते के लिए अपने टेबल पे चिपका दो। अब एक हफ्ते क्या करो, सुबह दोपहर शाम, जैसे दवाई खाते हो होम्योपैथी वाली या एलोपैथी, तो उसको सुबह दोपहर शाम वैसे ही एक बार पढ़ डालो। ये मत सोचो कि अभी रट लेंगे, प्रेशर नहीं लेना है, पढ़ाई को आराम से करना है। तो सुबह दोपहर शाम करके उसको
और जब 7 दिन पढ़ लो तो मानो याद हो जाएगा, अगर ढंग से पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। अब 7 दिन बाद उस पेपर को निकालो और एक फाइल अलग सी रखो जिसमें कि तुम्हें रटने वाली चीजें रखनी है प्रीलिम्स के लिए, उस फाइल में रख दो। फिर कुछ और जो फैक्टर्स आपको रटने हैं उसकी एक लिस्ट बनाओ, अपने टेबल पे लगा लो। फिर सुबह दोपहर शाम पढ़ो और फिर उस लिस्ट को निकालो और अब उस फाइल में रख दो रटने वाली, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्या करेंगे, आप बार बार उस चीज को रिवाइज करेंगे। मम्मी लोग कहती थी, मेरी मम्मी कहती थी, मम्मी लोग नहीं मम्मी कहती थी मेरी, आपकी मम्मी ने भी कहा होगा कि मेरी मम्मी हमेशा कहती थी बेटा जो चीज याद करनी है ना तो एक काम करो उससे जिसे आपको याद ना हो रहा हो, अगर बेटा तो रात में उसको एक बार पढ़ के 2 बार पढ़ के सो जाओ। तो जब आप रात में उसको पढ़ के सोओगे ना तो आपके दिमाग में वो चीज रिवाइज होती रहेगी और जब आप सुबह उसको फिर से पढ़ोगे ना तो वो आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगी। सुबह रिवीजन कर लो, रात में याद कर लो, रात में याद कर लो, सुबह रिवीजन कर लो, दिमाग में चीजें बैठ जाएगी। मम्मी मेरी ये कहती थी और ये सही में बहुत यूजफुल भी था मेरे लिए। कई बार स्कूल्स में बहुत से फैक्ट्स रटने पड़ते थे और अभी भी रिसर्च में भी हमें कई बार जब हम प्रेजेंटेशन देने जाते हैं या कहीं पर हमको पेपर अपना पब्लिश कराना रहता है तो कुछ डेटा हमें मेमोराइज करना पड़ता है, ठीक है। और जब आप अपने खड़े हो तो बहुत सी चीजें घबराहट में भूल भी जाती है, तो ये ट्रिक काम करती है। हम 5-6 दिन पहले क्या करते हैं, जो भी फैक्ट्स हमको रटना रहता है उसको एक पेज में लिख लेते हैं, रात में उसको 1-2 बार पढ़ के सुबह उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कोई कोटेशन देनी हो, वो भी जरूरी होता है ना कि हम प्रेजेंटेशन में कोटेशन से स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा इंप्रेसिव लगेगा हमारा प्रेजेंटेशन। तो ये सब काम वहां पर मदद आती है इन सब चीजों के थ्रू, तो आप भी ये काम कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, मद्रास हिंदू एसोसिएशन की बात की गई है, सेवा सदन की बात की गई है, सोशल सर्विस सदन की बात की गई है और सेवा समिति की बात की गई है। तो आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है इसमें, ठीक है, इनकरेक्ट है। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है क्लास, इसमें भी आपको रटना पड़ेगा। तो आपने समझ लिया कि हम कुछ दिन क्या करेंगे, सीटें याद कर लेंगे एक जगह पेस्ट करके। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके ईयर्स को याद कर लेंगे, उनका नेतृत्व किसने किया था, कौन लीडर थे उसको याद कर लेंगे, एक हफ्ते के लिए चिपकाएंगे। फिर उस लिस्ट को हटा के दूसरी लिस्ट को वहां चिपका देंगे। तो जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसके पहले उस लिस्ट को एक बार रैंडमली देख लेंगे और जब आप प्रीलिम्स में 4 ऑप्शंस को देखते हो ना तो आपको याद हो जाता है, बहुत अच्छे से याद होता है, फिर भूलता नहीं है। तो लेकिन बार बार रिवीजन की आवश्यकता होगी। तो बताइए सेवा समिति जो है 1914 में इसका गठन हुआ था, सही है। सोशल सर्विस लीग की अगर हम बात करेंगे तो 1911 में इसका गठन हुआ था, सही है। पूना सेवा सदन की बात करेंगे तो 1909 में इसका गठन हुआ था, सही है। मद्रास हिंदू एसोसिएशन की बात करेंगे तो इसका गठन 1892 में हुआ है, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं मद्रास हिंदू एसोसिएशन जो है इसका गठन कब हुआ है, 1892 में हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर पूना सेवा सदन की अगर हम बात करेंगे तो जीके देवधर और रमाबाई राणे द्वारा इसका गठन जो है 1909 में हुआ है, याद रखिएगा। इसका मेन पर्पस क्या था पूना सेवा सदन का, वेलफेयर ऑफ विमेन्स, ठीक है, विमेन्स के लिए काम करना। फिर उसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ सती एक्ट की अगर हम बात करेंगे, याद कर लीजिए 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा, और ये पहले गवर्नर जनरल थे। 1911 की अगर हम बात करेंगे तो सोशल सर्विस लीग का फाउंडेशन ये हुआ था, आपका फाउंडेशन हुआ था किसके द्वारा, एनएम जोशी द्वारा, ठीक है। नाम है आप नोट डाउन कर लीजिए। हृदय नाथ कुंजरू की अगर हम बात करेंगे तो सेवा समिति का गठन इन्होंने इलाहाबाद में 1914 में किया था, ठीक है क्लास, आप लिख लीजिए हृदय नाथ कुंजरू लिखिए, इन्होंने सेवा समिति का गठन किया था 1914 में इलाहाबाद में, प्रयागराज में। लिख लीजिए, मैं आपको बता रही हूँ, हिंदी इंग्लिश में मत परेशान होइएगा, लिखिए यहाँ पर हृदय नाथ कुंजरू सेवा समिति इलाहाबाद 1914, ठीक है। फिर इसके बाद नारायण मल्हार जोशी की अगर हम बात करेंगे तो सोशल सर्विस लीग इन बॉम्बे इन 911, ठीक है। फिर प्रोहिबिशन ऑफ सती की अगर हम बात करेंगे तो 1829 विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। और आप लिखेंगे पूना सेवा सदन जीके देवधर रमाबाई राणे 1909 का टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ विमेन्स, ये याद रखिएगा आप लोग। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे अगले प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित को उनके सही क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है हमको, ठीक है। ये मॉडर्न इंडिया का प्रश्न है, आधुनिक भारत का। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि आधुनिक भारत के प्रश्न में हमको थोड़ा सा दिक्कत होती है,
तो चिंता नहीं करेंगे, रिवीजन क्लास में आपको कवर करा दिया जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर गांधी इरविन पैक्ट की बात की गई है, ठीक है, मुस्लिम लीग की बात की गई है, अगस्त ऑफर की और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पहले जो एक पैक्ट हुआ था उसी को गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि भारत में इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पहले बोला गया कि किसी भी तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस को लाया जाए, इन्वॉल्व किया जाए, जिसके के लिए गांधी इरविन पैक्ट हुआ, ठीक है, जिसमें गांधी जी की कुछ मांगे थी उसको पूरा भी किया गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे पॉज लगाकर गांधी जी सरोजिनी नायडू के साथ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए। तो ये तो क्लियर है कि ये पहले हुआ है, इसके ए जो है वो पहले होगा डी के, ठीक है। फिर अगस्त ऑफर की जब हम बात करेंगे, ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिक्लेयर कर दिया गया कि जो भारत है वो भी हमारे साथ है, ब्रिटिश एम्पायर के साथ है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के और भी कई पार्टीज के लीडर्स ने कहा कि किस उस पर आपने कह दिया कि जो भारत है वो आपका साथ दे रहा है, एटलीस्ट हमारे यहाँ की जो मेजर पार्टीज है उनसे एक बार पूछना तो चाहिए था, और वैसे भी हम आपका साथ क्यों दें? जब हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपका साथ दिया था तो हमें क्या मिला था? रॉलेट एक्ट मिला था, काला कानून मिला था, बिना वकील बिना दलील वाला कानून मिला था। आपको लगता था सामने वाले जो भैया जी हैं वो क्या है, देशद्रोही है, तो आपने उनको बंद कर दिया। हमने आपका साथ दिया वर्ल्ड वॉर 1 में और आपने हमको बंद करना शुरू कर दिया, और जलियांवाला बाग कांड हो गया पंजाब जैसे एरिया में, जहां के युवक जिन्होंने आपका साथ दिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम आपका साथ नहीं देंगे, बोला गया ना ये सब चीजें। तो इसीलिए उनको लालच देने के लिए अगस्त ऑफर आया, क्रिप्स ऑफर आया, पता है ना क्लास। तो ये तो आपका 1914 का समय हो गया। अब इनिशिएटिंग डायरेक्ट एक्शन बाय मुस्लिम लीग, ये आपका बी में हो जाएगा, यहां पर बीच में। तो ए डी, ठीक है, ये वाला देखिए, ये वाला ऑप्शन आपका हो गया ए बी सी बी, ये आपका जो है वो सही उत्तर है। सी आपका सही उत्तर है। देख लीजिए, अगस्त ऑफर 1940 हो गया, अगस्त के बाद क्रिप्स आता है, मैंने आपको बताया था ए के बाद सी आएगा, ठीक है, और क्रिप्स को पोस्ट डेटेड चेक बोला जाता है। ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे तो 1931 के समय में, ठीक है, गांधी इरविन द्वितीय मेज सम्मेलन के पहले, तभी महात्मा गांधी इसके बाद गांधी इरविन पैक्ट के बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, और मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन, तो ये तो 1946 के समय की बात हो गई, ठीक है क्लास। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए, यहां पर ये प्रश्न जो है आज की क्लास का, ये मैं आपको होमवर्क दूंगी। अब मैंने भी डिसाइड किया है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को होमवर्क दिया करूंगी, ठीक है। तो होमवर्क में नोट करिए इस प्रश्न को, इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे दीजिएगा। एक मिनट, अगर मैं देखूं ये आखिरी प्रश्न है, नहीं ये आखिरी प्रश्न है, तो इस प्रश्न को आपसे अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, और इसके बाद वाले प्रश्न को हम होमवर्क में देंगे आपको। तो आप लोग क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करके आएंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। तो इस प्रश्न को देख लीजिए, शिशु वध पर रोक की बात की गई है, वॉरेन हेस्टिंग, सती प्रथा पर रोक विलियम बेंटिक, दास प्रथा की समाप्ति एलन ब्रो, और नेटिव मैरिज एक्ट लॉर्ड नॉर्थब्रो, ठीक है। तो ए बी सी डी में से कौन सा आपका करेक्टली मैच नहीं है, इज नॉट करेक्टली मैच। तो ध्यान दीजिएगा, नेटिव मैरिज एक्ट की बात करें तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो है वो बिल्कुल सही है। दास प्रथा की समाप्ति की बात करें तो एलन ब्रो बिल्कुल सही है, ठीक है। सती प्रथा पर रोक की बात करेंगे विलियम बेंटिक सही है। लेकिन जब हम शिशु वध पर रोक की बात करेंगे तो यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग नहीं, यहाँ पर वेलेस्ली है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए। देख लीजिए, शिशु वध पर रोक लॉर्ड वेलेस्ली के समय पे लगी थी। सती प्रथा की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा योगदान राजा राम मोहन रॉय का है। राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पर आप याद रखिएगा। आत्मीय सभा का गठन इन्होंने किया था, ठीक है, ब्रह्म समाज का गठन किया था, ठीक है, और आपको मैंने बताया था कि इन्हें राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो सती प्रथा में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनके जो बड़े भाई थे उनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनकी भाभी को सती
मतलब उनको जलाने के लिए, सती के लिए ले जाया जा रहा था, तो इन्होंने विरोध भी किया था। लेकिन ये खुद एक ब्राह्मण समाज से थे, तो लोगों ने इनकी बात नहीं मानी, कट्टरपंथी थी ना, तो इनकी बात नहीं मानी। तो बाद में राजा राममोहन रॉय ने इन प्रथाओं के अगेंस्ट में बहुत मतलब हम कह सकते हैं सभाओं का निर्माण किया और विरोध भी किया। और आप देखते हैं इनके प्रयासों के कारण 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। फिर दास प्रथा पर रोक की अगर हम बात करेंगे तो 1843 में एलन ब्रो के समय पे, ठीक है। नेटिव मैरिज एक्ट की बात करेंगे तो 1872 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय, ठीक है। ये याद रखिएगा क्लास। चलिए अब मेरे स्टूडेंट्स के लिए जो आज का होमवर्क है वो ये है, बताइए मुझे पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ABCD में से आपका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएंगे। इतनी चीजें क्लियर हो गई क्लास? आज की क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइएगा। जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है जिस पर कि मैं फोकस कर रही हूँ, क्योंकि आप में से कई स्टूडेंट की बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी मैम इकोनॉमी वाले पोर्शन को भी कवर कराइए, तो वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ जो मैं रिवीजन करा रही हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे तो मुझे अच्छा लगता है, आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे भी थोड़ा सा क्या मोटिवेशन मिलता है। जैसे आप लोगों को मोटिवेशन की जरूरत होती है ना, एज अ फैकल्टी हमें भी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, और ये मोटिवेशन हमें आपके कमेंट से मिलता है। तो जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्लास में बताए जा रहे हैं वो हम लोग क्या करेंगे, वो हम लोग आपको बताते चलेंगे, आप लोगों को नोट डाउन करते चलना है। तो चलिए अब आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे। अरे अभी बहुत प्रश्न थे आपके, चलिए इन सारे प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं भी थक गई हूँ, क्लास सुबह भी ली थी, तो अब यहीं पे एंड करते हैं। जो प्रश्न बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास में आपसे मैं डिस्कस करूंगी, चिंता मत करिएगा। आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। आप लोग से कहूंगी खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, और जब भी कॉन्फिडेंस की कमी हो क्या करेंगे, ऐश्वर्या मैम के कहने पर शीशे के सामने जाकर खड़े हो जाएंगे और अपना आई कांटेक्ट करेंगे, किसी और से नहीं, अपने चेहरे को शीशे में देखिएगा, आंखों में आंखें डाल के, और देखिएगा कि कैसा हमारा बचपन से लेके अभी तक का समय गया। हमारे माता पिता ने हमें हमारा कितना साथ दिया, हमारे गुरुजनों ने हमारा कितना साथ दिया। ईश्वर की कृपा है हम पे कि आज हम इस तैयारी में, नहीं तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके पास मोबाइल देखने के लिए भी पैसे नहीं है खरीदने के लिए। तो जहां पर भी है हम सब ईश्वर की कृपा है, आपको मेहनत करनी है, ईश्वर आपका साथ देगा। लेकिन सबसे पहले जब भी अपने आप को शीशे में देखिएगा तो अपने आप को ऑफिसर की तरह इमेजिन करिएगा, ठीक है, और एक स्माइल के साथ कहिएगा हम भी कर सकते हैं, हम भी कल के ऑफिसर हैं। तो ये सब चीजें आपको मोटिवेटेड रखेगा, और कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद क्लास। इसी के साथ आज के सेशन को खत्म करूंगी मैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगी नए प्रश्नों के साथ। तब तक खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए।